गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्राइमरी सेल पढ़ाए थे। उस प्राइमरी सेल में मैंने दो टाइप के आपको सेल पढ़ाए। एक मैंने आपको पढ़ाया था ड्राई सेल्स और मर्क्यूरिक सेल। ड्राई सेल मतलब शुष्क सेल और मर्क्यूरी सेल मतलब मर्क्यूरिक सेल। प्राथमिक सेल वह सेल होते हैं जो कि एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं आ सकते। और इसमें मैंने आपको बताया था जैसे कि जो हमारे पास क्लॉक होती है, यूजेबल क्लॉक होती है, जिसके कि सेलों को हमें बार बार चेंज करना होता है, और हियरिंग एड्स, ये इसके एग्जाम्पल्स थे। और मैंने उस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से भी डायग्राम सिखाया था। आज के वीडियो में मैं आपको सेकेंडरी सेल समझाती हूँ। सेकेंडरी सेल वह सेल होते हैं जो रिचार्जेबल होते हैं, यानी जिन्हें पुनः क्या किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है। ये मोबाइल्स की बैटरी में डालने वाला सेल है, कार की बैटरीज हो गया, इन्वर्टर जो घरों में यूज करते हैं। अगर इन्वर्टर मोस्टली सभी के घरों में लगे हुए होते हैं, तो आप देखिएगा इन्वर्टर्स होता है 3-4 साल बाद क्या होता है, वो बैटरीज होती है वो डिस्चार्जेबल हो जाती है, फिर उसे पुनः चार्ज करके उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मोबाइल्स हो गया, कार हो गया। मोबाइल भी आप जानते हैं डिस्चार्ज हो जाता है, फिर उसे दोबारा से चार्ज करते हैं उसकी बैटरीज को, और वो पुनः उपयोग में आ जाता है। तो इसमें कुल मिला करके बाह्य स्रोत द्वारा हम इसे चार्ज करते हैं और पुनः बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, वो कहलाता है आपका सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल में दो प्रकार के सेल होते हैं, लैड स्टोरेज सेल यानी लैड संचायक सेल, और फ्यूल सेल। फ्यूल सेल मतलब ईंधन सेल, और लैड संचायक सेल मतलब जिसमें लैड स्टोरेज सेल के नाम से जिसको जाना जाता है। मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बना रखा है। इस डायग्राम को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसमें 6 आपको स्ट्रिप एक जैसी दिखाई दे रही है और अगली 6 स्ट्रिप्स आपको एक जैसी दिखाई दे रही है। इसमें यहाँ पर हम एक स्ट्रिप्स को, ठीक है, तो हमने क्या किया, जो नेक्स्ट ये जो स्ट्रिप्स आपको दिखाई दे रही है, एक को मैंने ब्लैंक रखा, ये PbO2 है, ठीक है। और जो ये सरंध्र के रूप में यानी जिनमें 6 टाइप के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अलग से डॉटेड मैंने दिखा दिया है, ये लेड है। तो इस लेड संचायक सेल में Pb एनोड्स का कार्य करेगा। इनको सबको हम एक टर्मिनल से जोड़ देते हैं एनोड से, और PbO2 एक ऋणात्मक यानी कैथोड से जोड़ दिया जाता है। एनोड है तो नेचुरली Pb क्या करेगा, एनोड अगर Pb है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, और PbO2 का क्या है, रिडक्शन है। ठीक है, तो इस सेल में इतना आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये बनाया गया है। अब इसमें हम क्या क्या टॉपिक लेंगे, तो इसमें हम लेते हैं रिएक्शंस, केमिकल, पॉइंट नंबर 1। दूसरा हमारे पास आएगा कंस्ट्रक्शन, यानी किस प्रकार से इसे बनाया गया। तो ये दो चीजें आप इसमें देखेंगे, और आपको मालूम ही है क्या किस काम आता है हमारा, मतलब मेन मोटो इसमें है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये यानी जो इसमें आप किसी भी स्रोत के द्वारा उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। यानी रासायनिक ऊर्जा को आप किस में चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैं इसको ओरली इसके कंस्ट्रक्शन को बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या चीज होता है। इसमें दो प्रकार की छड़ है, एक लेड और एक है लेड डाइऑक्साइड। ठीक है, इनको हमने एक टर्मिनल से जोड़ दिया। लेड को मैंने प्लस टर्मिनल से यानी एनोड से, और इसको जोड़ दिया माइनस यानी कैथोड से, जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा। अब इसके अंदर कम से कम 38% क्या होना चाहिए, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड्स। सल्फ्यूरिक एसिड्स का घोल हम इसमें मिला लेते हैं, 38% सल्फ्यूरिक एसिड्स। ठीक है, इस विलयन में ये जुड़ी भी रहती है, यानी डाली भी रहती है, और एक एकांतर क्रम में जुड़ी रहती है ये प्लेटें, यानी एनोड्स की प्लेट और कैथोड की प्लेट एक श्रेणी क्रम में जोड़ दी जाती है। तो इसमें कम से कम जो सेल विभव होता है वो हमें सेल विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, वो हमें मिलता है, जिसको कहते हैं हम सेल विभव, वो हमें मिलेगा। इसमें कम से कम मिलता है 24 वोल्ट।
ठीक है। 20 जैसे हमने आपको बताया था उसमें 3.5 और 1.5 सेल विभव प्राप्त होता है, जबकि लड़ संचायक सेल में हमें सेल विभव 24 वोल्ट प्राप्त करने के लिए हम 12 सेलों को किस में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसका कंस्ट्रक्शन बनाया गया है। अब हम इसके बाद इसमें क्या करते हैं, देखो जब हमने इसे किसी बाह्य स्रोत के द्वारा, जब मैंने इसमें एक बैटरीज एनोड्स और कैथोड्स के रूप में इसको दिखा दिया है, शांत सल्फ्यूरिक एसिड इसमें घुला हुआ दिखा रखा है, ये डॉट जो बीच में दिख रहा है शांत सल्फ्यूरिक एसिड है, 38% उसका घोल है इसमें। अब हमने करना क्या है, इसमें पहले हम एनोड्स और कैथोड्स में किस प्रकार से रिएक्शंस हो रही है, अगर हम ये समझ जाएंगे तो आराम से आप सेकेंडरी सेल यानी लैड स्टोरेज सेल को समझ पाएंगे। तो देखिए मैं इसमें रिएक्शंस लिख रही हूं, उसके द्वारा आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें दो पार्ट करते हैं, एक है एनोड्स कि एनोड्स में क्या होगा, ठीक है, और यहां पर कैथोड्स, ठीक है। एनोड है पीबी और ये किसमें चेंज होगा, लेड सल्फेट में। कैथोड्स PbO2 ये भी चेंज होगा PbSO4 में, और यहां पे बीच में आपका सल्फ्यूरिक एसिड है 38%, ठीक है। ये 38% मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ये एनोड्स है, मैंने बोला आपको ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशंस, और इसका क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। अब हम रिएक्शंस लिखेंगे। Pb आपने लिखा गिव्स आउट, किस में चेंज हो गया, PbSO4 में। दोनों ही इसमें PbSO4 में क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, चाहे वो आपका PbO2 हो या Pb हो, ठीक है। तो हम एनोड्स पर जो क्रिया लिख रहे हैं, अब हमने लिखा Pb, यहाँ पे जो SO4 है इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव्स कर दिया, PbSO4। अब इसमें 2 नेगेटिव है तो नेचुरली 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये देखो यहाँ पे Pb का ऑक्सीकरण 0 और यहाँ पे कितना है, प्लस का 2, तो नेचुरली ऑक्सीडेशन जब बढ़ जाता है तो वो क्रिया कहलाती है ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के कारण ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये आपकी एनोड्स पर है। अब आप आते हैं कैथोड्स पर। कैथोड पर PbO2 ये किस में ट्रांसफर हो जाता है, PbSO4 में, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे PbO2 का Pb का ऑक्सीडेशन 4 है और यहाँ इसका क्या है, 2 है, तो नेचुरली है रिडक्शन हो रहा है। हम ऑक्सीडेशन मेथड्स भी इसमें अप्लाई करते रहेंगे ताकि समझ में आए। तो 4 से अगर 2 की ओर जाएगा तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे PbSO4 है, मैंने इसके इलेक्ट्रॉन बैलेंस किए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ से इसमें जोड़ दिए क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिया और PbSO4 बना दिया। अब हम आते हैं PbSO4 में, यहाँ पे सल्फेट आयंस है, तो नेचुरली सल्फेट आयन जोड़ने के लिए हमने SO4 2 नेगेटिव्स कर दिया। अब इसमें ऑक्सीजन चेंज हो गई, ऑक्सीजन कितनी दिखाई दे रही है, 6 दिखाई दे रही है, और यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 4, तो 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर के साइड 2H2O जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे 2H2O जोड़ा तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, मगर ऑक्सीजन बैलेंस से हाइड्रोजन क्या होगा, तो 4H पॉजिटिव इसमें जुड़ गया। तो देखिए इसमें SO4 कहाँ से आ रहा है, जो सल्फ्यूरिक एसिड्स है ये यहाँ पे सल्फेट आयंस दे रहा है, जो इस रिएक्शंस को कंप्लीट करने के काम आती है। अब हमने इन दोनों रिएक्शंस को कंप्लीट किया यानी ऐड किया, तो ऐड करने के बाद देखो क्या बचता है आपके पास, क्या क्या आपका कैंसिल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, SO4 इससे ये हो गया, और देखिए इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, तो मैं जोड़ती चली जाती हूँ Pb, ठीक है, प्लस रिएक्शंस में आप देखिए Pb के साथ क्या जुड़ रहा है आपका, PbO2 इधर के साइड ये वाला, प्लस 4 के H धनांश कहीं नहीं है वो वैसे ही रखा, ठीक है। सल्फेट आयन एक एरा दोनों क्योंकि एक ही साइड है तो आप इसे कैंसिल नहीं करेंगे। PbSO4 कितने टाइम्स जुड़ गया, 2 टाइम, 1 1 2, तो 2 टाइम्स प्लस 2H2O। तो ये आपकी लड़ संचायक सेल की पूरी क्रिया है। तो
तो लेड संचायक सेल में आपका हो क्या रहा है, ये एक गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल क्या करता है, किसी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। मगर क्योंकि ये सेकेंडरी सेल है तो ये दोबारा से इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें, जैसे ये है पीबी, तो ये PbSO4 में चेंज हो गया। अगर ये रिडक्शन यानी दोबारा से अगर रिवर्स आएगा तो ये यहां पर से PbSO4 दोबारा से, अगर ये वाला पार्ट आपकी समझ में आया तो ये पार्ट ये कहता है कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो गया, यानी केमिकल एनर्जी आपने किस में चेंज करी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मैं लिख भी रही हूं केमिकल एनर्जी चेंजिंग टू किस में हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब ये जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, यानी विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाएगी किसी बाह्य स्रोत के द्वारा, जब ये डिस्चार्ज हो जाएगी तो हम इन्हें पुनः क्या करेंगे, दोबारा से चार्ज करेंगे और ये दोबारा से किसी अन्य बाह्य स्रोत के द्वारा यानी दिष्ट धारा के द्वारा, जिसे कहते हैं डीसी, उसके द्वारा पुनः इन्हें आवेशित किया जाता है। और इसके जो लेड संचायक सेल है उस बैटरी में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड्स को एक दिष्ट धारा से जोड़ने पर ऋणात्मक टर्मिनल और सेल बैटरी के धनात्मक इलेक्ट्रोड को एक धनात्मक टर्मिनल से जोड़ देते हैं, यानी उल्टा कर देंगे, धनात्मक को धनात्मक टर्मिनल से और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को दिष्ट धारा के द्वारा ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। तो ये उत्क्रमणीय हो जाता है, यानी विद्युत हस्तांतरण पर ये जो इलेक्ट्रोड्स है ये उत्क्रमणीय रहते हैं, यानी उल्टा भी चला जा सकता है और सीधा भी चला जाता है। तो हम यहाँ पे जितनी ये क्रिया मैंने आपको बताई, अब मैं इसे रिवर्स में कर रही हूँ कि अगर ये पुनः सेल को हम आवेश दें तो क्या क्रिया होगी। तो लिखिए पुनः आवेशित करने पर। ठीक है, तो जब हम इसे पुनः आवेशित करेंगे तो ये देखो क्या बनेगा, ये आपकी रिएक्शंस हो जाएगी, हम उल्टा घुमाएंगे इसे PbSO4 से ये। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूं, पेज आप देखिएगा, आपकी समझ में आना चाहिए कि क्या है। तो हमने लिखा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड था उसमें क्या हुआ, PbSO4, ठीक है, गिव्स आउट Pb, क्योंकि यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा। तो ये कौन सी अवस्था है इसकी, सॉलिड। ठीक है, अब हमने यहाँ पर डीसी भेजा, डीसी करंट, तो ये अब चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे SO4 है, यहाँ नहीं है, तो हमने यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव जोड़ दिया। तो यहाँ आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने पड़ेंगे। देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब आएंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी सेम है, PbSO4, थोड़ा सा इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये बना। तो ये भी किसमें है, Pb में। ठीक है, मगर ये PbO2 होगा, वो चेंज हो जाएंगे ना दोनों के दोनों। ठीक, अब हमने क्या किया, इसमें ऑक्सीजन 2 है, लेड कितना है, 1 है। तो सबसे पहले हमने इसके वाटर मॉलिक्यूल्स को ठीक किया। यहाँ पर लेड के 2 भाग होने पर यहाँ पर जब डीसी करा जाएगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो इसके साथ था, हम इसको यहाँ से उठा के ले आए 2H2O। तो ये PbO2, ठीक है, और प्लस कितने हाइड्रोजन, 4H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव्स और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सेम रिएक्शंस उल्टा मैंने रिवर्स में लिख दी। क्लियर हो गया, देख लीजिए एक बार रिएक्शंस को, देख लीजिए इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। देखिए ये यहाँ पर हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, इसको मैं इधर भी लिख देती हूँ, SO4 नेगेटिव और इसको यहाँ से काट दीजिए और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये सारा एक साथ है। देखिए ध्यान से, ठीक है। और जब हम इस रिएक्शंस को एक साथ जोड़ेंगे कंबाइन में फर्स्ट और सेकंड्स को, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जैसे वहां पे कटे वैसे इधर भी कट जाएंगे और ये बनेगा आपके पास PbSO4 2 सॉलिड्स प्लस 2H2O चार्जिंग
जब उसको चार्ज किया गया तो ये PbS प्लस PbO2 और प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2SO4 नेगेटिव्स एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये यहां से लेके यहां तक ये पुनः क्या हो गया, आवेशित इलेक्ट्रोड पदार्थों की पुनः प्राप्ति, यानी दोबारा से ये चार्जेबल हो गया। और ये आपके पास इलेक्ट्रोड पर क्या है, स्थित है, ये इलेक्ट्रोड पर उपस्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रिया कंप्लीट होती है कि जब हम सेल की बैटरी को पुनः आवेशित करते हैं तो आवेशित करने के बाद उसमें इस प्रकार की क्रिया होती है कि वो रिवर्स हो जाती है। इस प्रकार H2SO4 बन जाता है और जो उसके अंदर H2SO4 है उसके घनत्व में वृद्धि हो जाएगी। किन के कारण, H धनायंस और SO4, H धनायन और SO4 ऋणायंस के कारण H2SO4 के घनत्व में वृद्धि होती है। तो ये आपका लड़ संचायक सेल है। तो विद्युत धारा पुनः प्रवाहित करने पर जिसे दोबारा उपयोग में लाया जाता है, इस प्रकार का सेल आपका सेकेंडरी सेल, और ये मैंने इसमें लड़ संचायक सेल आपको पढ़ाया। तो इसका डायग्राम एक बार दोबारा से रिवीजन में लेते हैं हम। तो दोबारा से मैं आपको समझाती हूँ कि किस प्रकार से मैंने इसकी क्रिया करी। तो ये आप देखिएगा, सबसे पहले मैंने सेकेंडरी सेल, रिचार्जेबल सेल, मोबाइल्स, कार, इन्वर्टर इत्यादि की बैटरीज बाह्य स्रोत के द्वारा जिसे पुनः चार्ज किया जा सके, पुनः कर दिया पे पुनः चार्ज किया जा सके, वो कहलाता है आपका सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल में लेड स्टोरेज सेल और फ्यूल सेल है। केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, इसमें हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से है। तो हमने इसमें दो लिए, एक भाग लेड एनोड्स की तरह, PbO2 कैथोड की तरह कार्य करता है और इसके मध्य में 38% सल्फ्यूरिक एसिड भर दिया जाता है। सेल विभव इसका 24 वोल्ट होता है और इनमें जो ये रॉड्स होती है, इन रॉडों को आप या इन प्लेटों को आप एक श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और 12 प्लेटों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, इसके बाद इसमें एनोड्स और कैथोड्स में जो होने वाली रिएक्शंस है मैंने आपको लिखाई और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो गई। मगर जब ये डिस्चार्ज हो जाता है तो इन्हें पुनः आवेशित करने के लिए जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड्स होता है वो जो नेगेटिव टर्मिनल्स होता है उसमें रहता है बाह्य दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स एनोड्स पर रहता है। ठीक है, धनात्मक टर्मिनल से उसको जोड़ देते हैं, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से पुनः जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उल्टा जोड़ने के बाद हमने इसमें दोनों रिएक्शंस उल्टी करके लिखी, ये वाली भी और ये वाली भी। तो इसका रिवर्स पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपने क्या किया, इसमें हमने फिर दोनों को जोड़ा तो इस प्रकार से ये रिएक्शंस आ गई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पर उपस्थित हो गए PbSO4 और इलेक्ट्रोड पदार्थों की पुनः प्राप्ति हो गई। और इस प्रकार से जो H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव्स हमारे पास आ रखा है, ये पुनः सल्फ्यूरिक एसिड्स की क्या करती है, निर्माण करती है और H2SO4 के घनत्व में यानी विशिष्ट घनत्व में वृद्धि हो जाती है। अब आते हैं हम इसी में आगे बढ़ते हैं ईंधन सेल में, यानी फ्यूल सेल क्या होता है। तो इसका सेकंड है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है फ्यूल सेल के बारे में। ठीक है, कि फ्यूल सेल क्या है। तो ईंधन सेल उन सेलों को कहा जाता है जो एक ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को, किसको, रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है,
तो फ्यूल सेल उन सेलों को कहा गया है जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे किसमें कर देता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो अब आपके पास इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, तो इसका एग्जाम्पल मोस्टली जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है H2O2 ईंधन सेल, ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार ये पूछा भी गया है फ्यूल सेल में। ठीक है, तो हम फ्यूल सेल क्या है, फ्यूल सेल एक इस प्रकार का ईंधन सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। इसका एक डायग्राम है छोटा सा, मैं उस डायग्राम को बनाते हुए आपको समझाऊंगी क्योंकि डायग्राम की इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो देखिए डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, एक कंटेनर हमने बनाना है, एनसीईआरटी की बुक में सभी के पास है। अगर डायग्राम बहुत अच्छी तरह आपको समझ में ना आए तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस डायग्राम को बनाने जा रही हूँ, तो राइट में बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक, चलिए इसी से बना लेते हैं, कंटेनर है ये रहा। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर मैंने ग्रेफाइट्स की छड़ रखनी है। ठीक है, कंटेनर्स को आप बंद भी कर लीजिए, यहाँ पे मैंने ओपन रखा है, मगर ओपन मैंने केवल इसलिए रखा है ताकि मैं यहाँ से गैस को बाहर दिखा सकूं। ठीक, यहाँ पर ये वाटर्स है और यहाँ पर मैंने एक, ये डायग्राम बना भी है आपके पास, एक यहाँ पे करा और एक ग्रेफाइट की छड़ मैंने यहाँ पे रख दी। और ये ग्रेफाइट की छड़ पोरस है यानी सरंध्र है, जिससे इधर से उधर जो भी आप घोल डालते हैं वो इधर से उधर आ सकता है। इसको मैंने किससे जोड़ दिया, प्लस टर्मिनल से, और इस वाले को नेगेटिव से। ठीक है, ये जो है एनोड्स का कार्य करेगा और ये कैथोड का कार्य करेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर जो घोल डाल रखा है वो आपके पास जो घोल है वो है, या तो आप KOH का ले लीजिए, कोई भी क्षार ले लीजिए, या फिर आप NaOH का ले सकते हैं। देखिए डायग्राम बना लीजिए, यहाँ से आप H2 अंदर देंगे और यहाँ से ऑक्सीजन H2O2। ठीक है, और ये एक्वा सॉल्यूशंस है किसी भी क्षार का, चाहे NaOH का चाहे KOH का। तो ये ग्रेफाइट्स या कार्बन के दो क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य आपने क्या डाल दिया है, NaOH KOH का सांद्र विलयन डाल दिया है, जो एक विद्युत अपघटय का क्या करेगा, कार्य करेगा। विद्युत अपघटय के कार्य करते हुए इस विद्युत अपघटय में जो सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड्स के मध्य में H2 और O2 गैसों को आपने क्या करना है, प्रवाहित करना है। और इस प्रकार से सेल में निम्न अभिक्रिया होगी। कैसे होगी मैं आपको बताती हूँ। जो जर्नली आपने लिखा हुआ है वो ये है, सेल अभिक्रिया H2 प्लस हाफ O2 गिव्स आउट H2O और प्लस एनर्जी, ये रही। ठीक है, H2 प्लस हाफ O2 तो H2O और प्लस एनर्जी। इस प्रकार से H2 प्लस हाफ O2 H2O प्लस एनर्जी, और एनोड पर हमने हाइड्रोजन प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। अब इसमें ऑक्सीजन कितना है, H2 कितना है, 1। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन हम यहाँ पे OH के रूप में जोड़ेंगे। तो ये OH कहाँ से आएगा, NaOH और KOH के मध्य से आप निकालेंगे। तो इसको बैलेंस किया तो 2 से इसको वहां पे मल्टीप्लाई कर दिया कि ताकि ये ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन्स भी आप बैलेंस करेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ करके मैंने ये क्रिया लिख दी एनोड्स पर। अब आते हैं कैथोड्स पर। कैथोड पर हाफ O2 और ये क्या बनेगा, यहाँ पर हाफ O2 और ये जो चेंज होगा आपका यहाँ पर हो गया OH नेगेटिव्स। ठीक है, अब हमने हाफ O2 में यानी ऑक्सीजन कितनी है, केवल 1 है। ठीक है, तो इस पर हम क्या करेंगे, H2O हमने जोड़ा तो यहाँ पर H2O और O2 मिला करके कितना हो गया, क्योंकि एक ऑक्सीजन ये है तो H2O2 दोनों 2-2 हो गए।
तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे आपने क्या दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ दिए। ठीक है, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ऐड करने पर, तो ऐड करने पर क्या क्या आपका कैंसिल हो रहा है, देखिए एक H2 आपके पास रहेगा प्लस आपके पास O2 यानी हाफ O2 और गिव्स आउट बनेगा H2O। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, OH OH। ठीक है, तो ये यहां से कैंसिल हो गया, तो H2O, तो H2 प्लस हाफ O2 ये दोनों रह जाएंगे और OH से OH कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स बच गया, 2 में से 1 हाइड्रोजन चला गया, तो आपका एक वाटर मॉलिक्यूल्स रह गया। तो ये आपका एक रिएक्शंस है जिसको कि इसमें अगर आप बैलेंस करना चाहें तो पूरा बैलेंस है, H2 प्लस हाफ O2 तो H2O। तो ये कहलाता है फ्यूल सेल्स, एक इस प्रकार का ईंधन सेल जिसे कि हम क्या करते हैं, सीधे रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, तो ये कहलाता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में आपने ग्रेफाइट की 2 छड़ें हैं या कार्बन की छड़ों को रखते हैं और एक एनोड की भांति कार्य करता है, कैथोड्स को, एनोड को ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ देते हैं, कैथोड्स को पॉजिटिव टर्मिनल से, और इसके बीच में KOH विलयन रख दिया जाता है। तो ये इस एनोड्स और कैथोड का किस प्रकार से यूसेस किया जाता है, यानी किस प्रकार से क्रियाशील होती है, तो ये एनोड पर जो क्रिया भी वो ये है और कैथोड्स पर दोनों को जोड़ करके इस प्रकार आपको H2O2 और जो तथा इसका जो सेल विभव होता है, वो सेल विभव होता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सेल विभव 0.9 वोल्ट। हर उसका सेल विभव आपको याद रहना चाहिए, 0.9 वोल्ट इसका सेल विभव होता है। तो विद्युत ऊर्जा के रूप में ये अपोलो अंतरिक्ष अभियान में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसके क्या क्या लाभ है, एक तो यह प्रदूषण रहित रहता है, ओरली समझा रही हूँ, इसको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है कि एक तो प्रदूषण रहित रहता है, यानी इससे प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, केवल इसमें जल ही उत्पन्न होता है, H2O ही उत्पन्न होता है, और इसकी जो दक्षता होती है वो एफिशिएंसी वो भी क्या होती है, बहुत अधिक होती है, और इससे ऊर्जा की सतत पूर्ति होती है, यानी जो सप्लाई ऑफ एनर्जी, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी होती है वो इसमें हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो ईंधन सेल में ईंधन की आपूर्ति जो होती है वो सतत है और हमें लगातार विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। तो आज आपका सेकेंडरी सेल टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगले वीडियो में